नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में, जिसमें आपको हर खबर के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भाजपा का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। गुजरात के डिप्टी सीएम को कांग्रेस का खुला ऑफर, 20 एमएलए लाएं, बने सीएम। जी हां दोस्तों, राज्यसभा की रिक्त हो रही 4 सीटों पर 26 मार्च को होने वाली वोटिंग से पहले गुजरात में सियासत गर्मा गई है। हालांकि इस सियासत के केंद्र में आ गए हैं सूबे के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल। विपक्षी कांग्रेस ने नितिन पटेल को मुख्यमंत्री बनने का खुला ऑफर देकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। कांग्रेस ने यह ऑफर कहीं इधर उधर नहीं, सीधे विधानसभा में दिया। यह वाकया सोमवार का है। हुआ यह कि सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल चल रहा था। चर्चा के दौरान ही बातों में अमरेली जिले के लाठी विधानसभा क्षेत्र से विधायक विरजी ठुमरने ने अचानक उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का नाम लिया। विरजी ने नितिन पटेल को 20 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस में आने का खुला ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा कि आप 20 विधायकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन करें, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। विरजी के इस बयान के बाद विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के ट्वीट पर राहुल गांधी की नसीहत, नफरत छोड़ें, सोशल मीडिया नहीं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अलविदा कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि इस रविवार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ने की सोच रहा हूं। आप सभी को पोस्ट करता रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नफरत को छोड़िए, सोशल मीडिया को नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी कन्हैया साथ आए तो ऐसे बदल जाएगी बिहार की सियासत, प्रशांत किशोर पर टिकी नजर। जी हां दोस्तों, बिहार में 3 युवा चेहरे कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान सियासत के मैदान में दिन रात एक कर रहे हैं। जाहिर है इसे सूबे की सियासत के लिहाज से सकारात्मक नजर से देखा जा रहा है। इनमें से एक चिराग पासवान एनडीए के साथ मजबूती के साथ हैं, तो कन्हैया और तेजस्वी सत्ताधारी दल के विरोध में। लेकिन तेजस्वी और कन्हैया दोनों ही युवा नेताओं के अकेले रहने से सीधा फायदा बिहार एनडीए को ही होने वाला है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर आने वाले समय में बिहार की सियासत करवट ले और कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आ गए तो बिहार की सियासी समीकरण क्या हो सकता है? इन दोनों चेहरों के एक साथ आने से क्या कुछ बदलेगा? वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि कन्हैया और तेजस्वी के साथ आने की अभी तक कोई भी संभावना नहीं दिखती है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर साथ आते हैं तो महागठबंधन में मजबूती आ सकती है और ये बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगा। बकौल रवि उपाध्याय, बिहार में वामपंथ का अपना जनाधार है और आज भी उसका कैडर काम कर रहा है। जब भी चुनाव होता है इसका असर दिखता है। हालांकि तेजस्वी ने अब तक कन्हैया के साथ एक बार भी मंच शेयर नहीं किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि तेजस्वी कन्हैया से दूर ही रहना चाहते हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार कहते हैं कन्हैया बिहार की माटी का लड़का है, बेगूसराय से चुनाव लड़ा और गिरिराज सिंह जैसे कदावर नेता के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ी। आरजेडी के तनवीर हसन नहीं होते और उनका वोट कन्हैया के वोट से जुड़ जाता तो वही कड़ी टक्कर देते। जाहिर है यही राजनीतिक बाध्यता बन रही है कि अगर भाजपा को हराना है तो कन्हैया और तेजस्वी को साथ आना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली को लेकर सांसदों ने की जेपीसी की मांग, कहा नेताओं का हो नार्को टेस्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली जांच को लेकर संसद में दूसरे दिन भी सांसदों का लगातार प्रदर्शन जारी है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की मांग की है। आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली की जांच के लिए जेपीसी की मांग की है। वहीं भड़काने वाले नेताओं के नार्को टेस्ट की भी मांग कर रही है। महात्मा गांधी के स्टैचू के सामने खड़े होकर सांसदों ने कहा कि दिल्ली का सच सामने लाने के लिए जेपीसी बनाई जाए। आगे कहा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज ने न्यायिक जांच कराई जाए। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन व भड़काने वाले नेताओं का लाइव टेलीकास्ट नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि दिल्ली की साजिश रचने वालों का सच सामने आ सके। पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के मामले में 254 मामले दर्ज किए हैं, तो वहीं 903 व्यक्तियों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया है। पुलिस ने कहा कि आर्म्स एक्ट के तहत 40 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि उन्हें पिछले 4 दिनों में कोई पीसीआर कॉल नहीं मिली। दंगा प्रभावित इलाकों में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस को लेकर लगातार जांच कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
पीएम मोदी पर शशि थरूर का तंज, कहीं यह सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव तो नहीं। जी हां दोस्तों, सार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक चौंकाने वाला ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि वह सोशल मीडिया छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। उनके इस ट्वीट के साथ ही मीडिया में हलचल मच गई और कयासों का बाजार गर्म है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया छोड़ने पर विचार कर रहे हैं ट्वीट पर तंज कसा है। थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा ने कई लोगों को चिंतित कर दिया है कि क्या यह पूरे देश में भी इन सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। जैसा कि नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं, सोशल मीडिया सकारात्मक और उपयोगी संदेश भेजने के लिए भी अच्छा हो सकता है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। एक चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, पीएम मोदी को इसकी वजह बतानी चाहिए, क्या लोगों को धोखे में रखना सही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया का पुजारी ऐसा क्यों कर रहा है, ये ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश है। एनसीपी ने पीएम मोदी पर हमला किया है। एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने मंगलवार को पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्तों ने सोशल मीडिया को छोड़ने में उनका अनुसरण किया तो देश में शांति पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का फैसला देश हित में होगा। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी सोशल मीडिया छोड़ने की बात कही है। अमृता ने ट्वीट किया कि कभी कभी छोटे निर्णय हमारा जीवन बदल देते हैं। मैं अपने नेता के बताए रास्ते का अनुसरण करूंगी। पीएम मोदी के इस ट्वीट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, नफरत को छोड़िए, सोशल मीडिया को नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के गढ़ गुजरात में आप सियासी पांव जमाने को तैयार, पार्टी से जुड़ेंगे हार्दिक समेत कई पाटीदार नेता। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी गुजरात की सियासत में पांव जमाने की तैयारी में है। इस साल के अंत में राज्य की स्थानीय निकाय संस्थाओं के चुनाव होने हैं और आप इस मौके का फायदा उठाने का इरादा रखती है। आपके नेता गोपाल राय जल्द ही गुजरात प्रवास पर आने वाले हैं। वे यहां 10-15 दिन रुककर पार्टी के लिए संभावनाएं तलाशेंगे। सूत्रों के अनुसार राय हार्दिक पटेल समेत पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेताओं से मिलेंगे। आंदोलन के कई नेता इस समय कांग्रेस या भाजपा में हैं, लेकिन ज्यादातर ये नेता वर्तमान पार्टी में अपनी उपेक्षा के कारण असंतुष्ट हैं। ऐसे नेताओं को आम आदमी पार्टी अपने से जोड़ने का प्रयास कर सकती है। कुछ नेताओं से तो प्रारंभिक बातचीत हो भी चुकी है। बता दें, इससे पहले वर्ष 2014 में भी आप नेतृत्व ने गुजरात चुनाव में भाग्य आजमाया था, लेकिन उसे जनता ने खास तरजीह नहीं दी थी। अब दिल्ली के चुनावी संग्राम में भारी सफलता से उत्साहित आप नेतृत्व ने गुजरात में अपनी जमीन तलाशने के इरादे से मैदान में उतरने का संकेत दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनआरसी लिस्ट से बाहर किए गए लोगों को अब रिजेक्शन स्लिप थमाएगी असम सरकार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर से बाहर किए गए 19 लाख से अधिक लोगों को रिजेक्शन स्लिप जारी किया जाएगा। यह फैसला असम सरकार ने लिया है। एनआरसी प्राधिकरण की योजना है कि एनआरसी लिस्ट से बाहर किए गए लोगों को 20 मार्च से रिजेक्शन स्लिप थमाया जाए। रिजेक्शन स्लिप में एनआरसी की फाइनल लिस्ट से व्यक्ति के बाहर करने के कारणों का जिक्र होगा। फिलहाल मौखिक आदेश पर स्कैनिंग से संबंधित काम चल रहा है और करीब 12% काम बाकी है। संसदीय कार्य मंत्री चंद्रमोहन पटोवरी ने कांग्रेस विधायक रुकिबुद्दीन अहमद की ओर से पूछे सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। संसदीय कार्य मंत्री चंद्रमोहन पटोवरी ने अपने जवाब में कहा कि इस काम के पूरा होने के बाद यानी 20 मार्च से असम समझौते के तहत रिजेक्शन स्लिप जारी करने की योजना है। कांग्रेस विधायक अबुल कलाम रशीद आलम के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि एनआरसी अपडेट कार्य के लिए कुल 1348.13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एनआरसी की फाइनल लिस्ट को पिछले साल 31 अगस्त को जारी किया गया था, जिसमें 19,06,657 लोगों को बाहर कर दिया गया था। एनआरसी के दौरान 3,30,27,661 लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 3,11,21,004 लोगों को नागरिकता दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विदेशों तक पहुंची दिल्ली की गूंज, 18 देशों में भाजपा विरोधी प्रदर्शन, मांगा शाह का इस्तीफा। जी हां दोस्तों, दिल्ली की गूंज अब विदेशों में भी सुनी जा रही है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन व फ्रांस की राजधानी पेरिस सहित 18 यूरोपीय देशों में लोगों ने भाजपा व सीएए के खिलाफ प्रदर्शन किया और इसके लिए भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया।
साउथ एशिया सॉलिडरिटी ग्रुप नाम की संस्था ने लंदन में कहा कि इसकी जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। लोगों ने भाषण देने का आरोपी भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की है। शनिवार को हुए इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटेन की सरकार से मांग की कि वो दिल्ली के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की सख्त आलोचना करे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ को प्रायोजित किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अमित शाह बतौर गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में पूरी तरह से फेल हुए हैं और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश सिंह वर्मा समेत कई और नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की है और कहा है कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि घायल लोगों का बेहतर इलाज कराया जाना चाहिए और हिंसा नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। साउथ एशिया सॉलिडरिटी ग्रुप से जुड़ी निर्मला राज सिंघम ने कहा कि वे लोग दिल्ली के पीड़ितों के साथ खड़े हैं और सीएए के खिलाफ चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हैं। राज सिंघम ने कहा कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के पूर्व सांसद राम प्रसाद शर्मा कांग्रेस में हुए शामिल, बोले मेरा कोई धर्म नहीं। जी हां दोस्तों, असम की तेजपुर से भाजपा के पूर्व सांसद राम प्रसाद शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शर्मा के साथ वरिष्ठ पत्रकार समेत कई अन्य रविवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। गौरतलब है कि शर्मा ने पार्टी छोड़ने का इरादा पहले से ही बना लिया था। भाजपा के खिलाफ बयानबाजी करने से शर्मा काफी अलग थलग पड़ गए थे और इसी के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ने पर सोमवार को मुहर लगा दी। शर्मा ने मार्च 2019 में टिकट कटने के बाद भाजपा की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट न मिलने से नाराज होकर उन्होंने ये फैसला लिया। शर्मा का पार्टी छोड़ने से पहले चर्चा हो रही थी कि भाजपा छोड़ने के बाद नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 80 सीटें जीतेगी। राज्य में विधानसभा की 126 सीटें हैं। शर्मा ने कहा मेरा कोई धर्म नहीं। असम कांग्रेस मुख्यालय में यहां रविवार को शर्मा ने कहा मेरा कोई धर्म नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेताओं के खिलाफ भाषण देने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में अर्जी दायर की है। सुप्रीम सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट 4 मार्च को सुनवाई करेगा। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार की दलील से सहमत होते हुए सुनवाई को 4 हफ्ते के लिए टाल दिया था। सरकार का कहना था कि अभी उनकी प्राथमिकता माहौल सामान्य करने की है। अभी कुछ चुनिंदा वीडियो पर एफआईआर दर्ज करना माहौल के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि कोर्ट ने बयान के मामले में कार्रवाई करने को लेकर जवाब मांगा है, जबकि ये बयान 1-2 महीने पहले के हैं। तुषार मेहता ने दिल्ली और विधानसभा चुनावों के दौरान बयानबाजी पर एफआईआर दर्ज करने का विरोध करते हुए कहा था कि इसके लिए अभी माहौल अनुकूल नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बड़ा आरोप, सरकार सोती रही। जी हां दोस्तों, दिल्ली को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि दिल्ली पूरी तरह से सुनियोजित थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में होती रही और सरकार सोती रही। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए। बता दें कि दिल्ली के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। लोग अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से बाहर निकल रहे हैं। प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। कई इलाकों में धारा 144 में ढील दी गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि राजधानी को लेकर अब तक 123 एफआईआर दर्ज हुए हैं। 25 एफआईआर फायर आर्म्स की दर्ज है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 630 लोगों को पकड़ा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर भिड़े बीजेपी और कांग्रेस सांसद, सोनिया राहुल देखते रहे। जी हां दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में सोमवार को दिल्ली को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में तो बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों में धक्का मुक्की तक हुई। ये भिड़ंत तब हुई जब कांग्रेस सांसद गृह मंत्री इस्तीफा दो के बैनर के साथ ट्रेजरी बेंच तक जाने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी और कुछ और बीजेपी सांसदों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया। हालांकि इसके बाद भी सांसदों में भिड़ंत जारी रही। ये करीब 10 मिनट तक चलता रहा। केंद्रीय मंत्री
स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद ने मामला सुलझाने का प्रयास किया। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उस दौरान पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत वहां मौजूद सांसद पूरी घटना को देख रहे थे। वहीं केरल से कांग्रेस के सांसद राम्या हरिदास ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब ममता बनर्जी ने भी दिया अमित शाह को जवाब, यह दिल्ली नहीं है, कोलकाता में नारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह की रैली में भाषण देने पर गिरफ्तार बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यह दिल्ली नहीं है, कोलकाता में नारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करने की कोशिश कर रही है। दरअसल ममता बनर्जी का यह बयान गृह मंत्री अमित शाह को रविवार को कही गई उनकी बातों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह रविवार कोलकाता में थे। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े लोगों के भ्रम दूर करने को लेकर 2 रैलियों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पिछले वर्ष संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान भड़काने का आरोप लगाया, जिस दौरान ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों में लगा दी गई थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।